वेलकम टू अ ब्यूटीफुल सेशन आ पावर ऑफ नाउ वर्तमान शक्तिमान। एक बार आप सबके सामने फिर इस किताब के साथ आए हैं। लेट्स स्टार्ट अ वंडरफुल बुक। ऑलराइट, सो रजनी जी वुड बी रीडिंग फॉर अस। शी इज़ अ co-host and let me share the book with you, all of you. जी, तो हमने कल यहाँ ख़त्म किया था कि लेफ़्ट पेज हमने वो कंप्लीट कर लिया था और हमने कल बात कही थी कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी कुछ सिखाने के लिए हमें आती हैं। और जब अत्यधिक दुख आता है, तकलीफ आती है, तो हमें हमेशा पूछना चाहिए कि ये क्यों आया है और उसमें रहना चाहिए। बीइंग का चैप्टर चल रहा है। ये किताब है ही पावर ऑफ बीइंग के बारे में, कॉन्शियसनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के बारे में। सो आज का जो सेक्शन हमारा है वो राइट हैंड साइड पेज पे है। अपने जीवन में नाटकों का अंत करना, टू क्लोज ऑल पॉसिबल ड्रामास इन आवर लाइफ। हमें पता है हम सबके जीवन में बहुत सारे ड्रामे होते हैं। कई लोग का टैग लग जाता है ड्रामेबाज, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज सबकी लाइफ में ड्रामा चलता है। द एंड ऑफ ऑल ड्रामा, लाइफ ड्रामा इज टुडेज सेक्शन। सवाल करते हैं एकार्ट टोल को, जो है को स्वीकार करने और आंतरिक शांति होने की उस अवस्था में भले ही उसे आप बुरा ना कहते हो, लेकिन क्या तब भी आपके जीवन में कुछ ऐसा आ सकता है जिससे कि साधारण चेतना की दृष्टि में बुरा कहा जाता हो। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आइए बिट बाय बिट समझते हैं इसको, इसके ऊपर कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। रजनी जी प्लीज रीड। ऑलराइट, जब तक वो आते तब तक मैं शुरू करती हूँ। लोग के जीवन में घटित होने वाली अधिकांश तथाकथित बुरी घटनाएं अचैतन्यता के कारण ही होती हैं। वे या तो लोगों द्वारा खुद खड़ी कर ली जाती हैं या फिर अहम द्वारा रची जाती हैं। मैं ऐसी बातों का प्राय नाटक या नौटंकी कहा करता हूँ। जब आप पूरी तरह चैतन्य रहने लगते हैं, तब आपके जीवन में नाटक नौटंकी नहीं हुआ करती। मैं यहाँ संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि अहम किस तरीके से हरकतें करता है और नाटक नौटंकी का बखेड़ा खड़ा कर दिया करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। सो हमें क्या समझना है। बहुत लोग हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत कुछ बुरा हुआ, इट्स सो बैड, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। और ये सब हमारी लाइफ में क्यों होता है? जब हम कॉन्शियसली लाइफ नहीं लिव करते, अनकॉन्शियसली सब चीजें खड़ी हो जाती हैं, अपने आप ही आ जाती हैं। 99% चीज हमारे अहंकार की वजह से जनरेट होती हैं, ईगो क्रिएटेड होती हैं, सेल्फ क्रिएटेड होती हैं, हमने खुद खड़ी करी होती हैं। और इन्हीं सब बातों को एकार्ट टोल बोलते हैं कि ये नाटक नौटंकी है। उनका कहना यह है कि जब हम इंसान कॉन्शियसली लिव करते हैं, तो ये सारे नाटक नौटंकी ड्रामा होने बंद हो जाते हैं। अब वो हमको बताएंगे अगले पैराग्राफ में कि कैसे ईगो ऑपरेट करती है और कैसे बखेड़ा खड़ा करती है ईगो की वजह से। अब हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। रजनी जी प्लीज रीड। थैंक यू। अहम वे, आपकी आवाज गई। अभी आ रही आवाज? आ रही है अभी आवाज प्राची जी? जी बिल्कुल। यस रजनी जी, वी कैन हियर यू। ओके, थैंक यू। अहम वे मन है जिसका कभी अवलोकन नहीं किया जाता, जिस पर कभी यह ध्यान ही नहीं दिया जाता कि वह क्या कर रहा है, और आपको यह पता भी नहीं चलता कि आपके जीवन की बागडोर उसने अपने हाथों में ले ली है और वही उसे चला रहा है, क्योंकि आप दृष्टा के रूप में, अवलोकन करने वाली चैतन्यता के रूप में प्रेजेंट नहीं रहा करते हैं। अहम सारे संसार को आक्रामक मानता है और इसलिए खुद को एक ऐसे अलग मान लेता है जैसे उसका किसी अन्य से कोई संबंध ही नहीं है, और जैसे उसके आसपास या चारों ओर सब अहम वाले ही रहते हैं।
और इसलिए उन्हें कि वे खुद के लिए संभावित खतरा मानता है या उन्हें अपने ही लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश किया करता है। अहम द्वारा अपने बुनियादी तौर तरीके खुद के भीतर गहरे में अपने ही भय और अभाव की भावना के साथ जूझने के लिए बनाए गए होते हैं, और वे हैं प्रतिरोध, नियंत्रण, शक्ति व अधिकार, लोभ, बचाव, आक्रामकता। अहम की कुछ युक्ति नीतियां तो अत्यंत चतुराई चालाकी भरी हुई हुआ करती है, लेकिन फिर भी वे इसकी समस्याओं को कभी सुलझा नहीं पाती है, केवल इसलिए क्योंकि अहम स्वयं ही वे समस्या होता है। सो अहंकार, अहम, ईगो, हम सबने सुना है कि इससे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। नाउ अगर हम अहंकार को ऑब्जर्व नहीं करें, तो क्या अगर हम इससे अवेयर नहीं हों, तो ये सब में रहता है। हमें अपने इंटेलेक्ट को अपनी लाइफ चलाने की जगह अहंकार हमारी लाइफ चलाने लग जाता है। आई, मी, एम, मेरा, 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 मुझे लोगों ने पूछा नहीं, मुझे इग्नोर कर दिया, मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। ऑल अबाउट मी, आई, मी एंड एम। जब हम अपने अहंकार को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, अवलोकन नहीं कर रहे हैं, तो हमें वो चला रहा है, और तब हम अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं है, चैतन्यता में नहीं है। ईगो क्या करती है अपने आप को? ईगो अपने आप को सोचती है कि मैं अलग आइडेंटिटी हूँ, स्ट्रॉन्ग बनने का है, और वो अपने लिए एक यूनिवर्स अलग टाइप का बना लेती है। और जब वो यूनिवर्स अलग टाइप का बना लेती है, वहां पर कोई रियल कनेक्शन नहीं होता है। उसने मेरे लिए किया तो मैं शायद कर लूं, मेरे लिए ऐसा हुआ तो मैं करूंगा। कंडीशंस अटैच्ड होती हैं। लव के क्षेत्र में, कॉन्शियसनेस के क्षेत्र में कोई कंडीशंस नहीं होती। आपको बस लव करना है तो आप करोगे, डजंट मैटर उसका बच्चा है, मेरा बच्चा है, किसी और, डजंट मैटर। जब ईगो कॉन्शियसनेस में हम लिव करेंगे तो कंडीशन अटैच्ड होंगी। अब समझने वाली ये बात है कि जब ईगो रहती है और कोई उसकी कुछ ऐसा बोलता है कि ईगो को ठेस लगे, तो वो चढ़ के बोलती है, वो अटैक करती है, वो आक्रामक बन जाती है। उसे तो मुझे अटैक हो रहा है, और वो अपने अलग ही कोई पहचान बना लेती है, और अपने चारों तरफ वो ऐसे लोग अट्रैक्ट करती है जो उसके अहंकार को फीड करते हैं, और ऐसे लोग नहीं जो उसको खतरा मानते। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? पीपल प्लीजिंग लोगों के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, सो दैट सब मेरी हाँ में हाँ मिला है, या मैं इतना स्ट्रांगली बोलूं कि कोई मेरे सामने ना कर ही नहीं पाए, माई वे और द हाईवे। बेसिक जो ईगो का पैटर्न होता है, जो बेसिक ईगो की नेचर होती है, वो बहुत सिंपल है। वो कैसे बनाई गई है? उसको बकायदा डिजाइन किया गया है। कैसे डिजाइन किया गया है? कि मेरे अंदर बहुत सारे फियर्स हैं, मेरे अंदर कुछ कमी है, उसको छुपाने के लिए मैंने मुखौटा पहन लिया है कि आई, मी एंड आई एम। जो लोग बहुत गुस्सा दिखाते हैं, उनके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है जो अटेंशन मांग रहा होता है। सो हमें इन लोगों को बहुत डिफरेंट तरीके से हैंडल करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर आप प्यार से करोगे तो कुछ भी करवा सकते हो, और गुस्से से करोगे तो वो राई का पहाड़ बन जाएगा। सो अहंकार द्वारा अपनी बुनियादी तौर तरीके खुद के भीतर गहरे में ही अपने ही भय और अभाव की कमी भावना के साथ जुड़ने के लिए बनाए गए होते हैं। वे हैं प्रतिरोध, नियंत्रण, शक्ति व व अधिकार, लोभ, बचाव, आक्रामकता। सो प्रतिरोध क्या करेंगे? रेजिस्ट करेगा कि मुझे ये नहीं करना। कंट्रोल, जैसे मैंने बोला, बिल्कुल वैसे होना चाहिए और कोई तरीका नहीं होना चाहिए, मैंने इंस्ट्रक्शन दिए, फॉलो दैट। पावर, मैं तुम्हारा फादर हूं ना, या मैं तुम्हारे बड़ा हूं ना, मैं तुम्हारा बॉस हूं ना, तुम कौन होते हो आए हुए, या मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरे लिए नौकरी कर रहे हो। कंट्रोल। ग्रीड, हमेशा मेरे लिए दो पैसे बच जाए, अरे उसका क्वालिटी कम हो जाए कोई बात नहीं, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, हमेशा ग्रीड। या लोग मुझे बोले तो मैं अपने आप से चैरिटी करता हूँ, तो लोग बोलेंगे अरे वाह 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 वाह, इसने तो बड़ी चैरिटी करी। नाम काम किसी भी चीज का ग्रीड। डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए कि आई एम ऑलवेज राइट,
गलती अगर मैंने करी भी हो और अगर मैं अहंकारी हूं तो मैं अपनी गलती कभी नहीं अपनाऊंगी। मैं अहंकारी हूं तो मैं अपने आप का डिफेंस करूंगी। किसी ने कुछ बोल दिया मेरे ऊपर किसी अगेंस्ट कि और लोग ना खड़े हो जाए, मैं उसको अटैक करूंगी, आक्रमण करूंगी। सो ये अहम की स्ट्रैटेजीज होती हैं जो वो सोचता है कि बड़ी क्लेवर है, बड़ी चतुराई है, बड़ी चालाकी से भरी, कनाइविंग है, नाइव तो कहीं से भी नहीं है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आती है। इन्हीं प्रॉब्लम के साथ वो कभी भी ईगो प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकती। वो खुद ही एक बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ी हो जाती है, बिकॉज जो इंसान इगोइस्टिकल है उसके साथ सोल्यूशन कैसे मिलेगा आपको? आइए इसको थोड़ा सा और समझें। जब अहम वाले कई लोग साथ मिल जाते हैं, चाहे व्यक्तिगत संबंधों में या संगठनात्मक या संस्थात्मक संबंधों में, तब अप्रिय घटनाएं कभी भी घटित हो सकती है। द्वंद, टकराव, समस्या, शक्ति व अधिकार का संघर्ष, भावनात्मक या शारीरिक हिंसा, यानी किसी ना किसी तरह का नाटक व नौटंकी। इस बुराई में सामूहिक बुराई शामिल हो जाती है, जैसे युद्ध, नरसंहार और विस्फोट। यह सब एकत्र अचैतन्यता का कारण होता है। इसके अलावा अहम के निरंतर प्रतिरोध के कारण अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जो कि शरीर में ऊर्जा के प्रभाव में कमी या बाधा का कारण बन जाते हैं। लेकिन जब आप बीइंग से जुड़ जाते हैं और अपने मन द्वारा संचालित व परिचालित होना बंद कर देते हैं, तब आप ऐसे नाटक नौटंकी करना बंद कर देते हैं। तब ऐसे नाटक नौटंकी को न तो करते हैं, उनमें हिस्सा लेते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब ऐसे लोग होते हैं जो हमें साथ में मिल जाते हैं, जो हमारी ईगो को भी मसाज कर रहे हैं, और उनकी ईगो हमारी ईगो मिल जाए तो भी, जैसे आप समझो हिटलर के साथ नेपोलियन, सब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग मिल जाएं, उनकी कैसी भी पर्सनल रिलेशनशिप्स आपस में, कैसे भी उनके संबंध हो व्यक्तिगत, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, बुरा कुछ ना कुछ बाद में अभी होगा होगा। कोई टाइप का ड्रामा, द्वंद, टकराव, समस्या, शक्ति, अधिकार का संघर्ष होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इतनी सारी ईगोज हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। वो बोलता है मेरा तरीका सही है, वो बोलता है मेरा तरीका सही है, वो बोलता है मेरा तरीका सही है। आपने किसी समय तो एक को माना और बाकी समय तो मैं हमेशा उसकी क्यों मानूं, मैं थोड़ा कम हूं। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, पावर स्ट्रगल्स होगी। भाई तू प्रेसिडेंट बनेगा कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, तू चेयरमैन बनेगा कि मैं चेयरमैन बनूंगा। इमोशनल फिजिकल वायलेंस, कभी तो आप भावनात्मक लेवल पे उसको कुछ अटैक करोगे, कभी फिजिकल लेवल पे अटैक करोगे। तभी आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस के असैसिनेशंस होते हैं। क्यों होता है? पावर स्ट्रगल होता है। यानी किसी ना किसी तरीके का नाटक या नौटंकी, विच मीन्स ड्रामास आर फॉरएवर, चलते ही रहते हैं। नाउ इस सब में क्या इंक्लूड हो जाता है? सामूहिक बुराई भी इंक्लूड हो जाती है। जैसे वॉर्स हो जाएंगे। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या हुआ? रशिया को सुप्रीम से धोना था, उसने कुछ पार्ट ले भी लिया यूक्रेन का। इतना तबाही, इतना कुछ, व्हाट इज दिस? नरसंहार, जेनोसाइड। हमने अगर कश्मीरी फाइल्स देखी हो या बहुत सारी मूवीज देखी हो, नरसंहार होता है, ऐसे बैठ के लोग को मारा जाता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ये सब चीजें कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं। दिस इज ऑल द गेम ऑफ ईगो। विस्फोट हो जाता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, इतना कुछ हो जाता है, इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ ईगो। टेररिस्ट आ जाता है कि नहीं, हम अपने आप को सिद्ध करेंगे कि आवर वे इज द राइट वे। सो वो आके एक्सप्लॉइट भी करना शुरू हो जाते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मेस्ड अप होती है हमारी कॉन्शियसनेस, और मास कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खेला जा रहा है। इसके आगे और क्या होता है? फर्दरमोर और क्या होता है इसके अलावा? अहम के निरंतर प्रतिरोध के कारण अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी है, ऑल ऑफ अस आर मेड विद एनर्जी, हमारे आसपास जो सब कुछ एनर्जी है। अब एनर्जी का फ्लो भी प्रॉब्लम बन जाएगी, ब्लॉकेजेस आ जाएंगी, फ्लो नहीं कर पाते, आप बीइंग में नहीं रह पाते। अब आप बीइंग में नहीं रह पाते तो अब आपका माइंड आपको रन कर रहा है। अब आप जो माइंड गेम्स कर रहा है आप उसका फॉलो कर रहे हो।
वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अब आप वो चीजें क्रिएट कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, और जो भी नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, उसका आप पार्ट बन रहे हो। कोई भी इंसान जो लव से ऑपरेट करता है नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, द्वंद्व हो, टकराव हो, सब पीस लविंग होंगे। लेकिन जो लोग कॉन्शियसनेस से नहीं चल रहे हैं वो इस पार्ट एंड पार्सल का हिस्सा बन जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ईगो इज अ किलर। आइए आगे बढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक अहमवादी एक साथ आ मिलते हैं, तब किसी ना किसी तरह कोई नाटक नौटंकी होना तो निश्चित है। लेकिन अगर आप नितांत अकेले रहते हैं, तब भी आप अपना कोई नाटक रच सकते हैं। जब आप खुद के लिए कुछ अफसोस कर रहे होते हैं, वह भी नाटक ही है। अगर आप में अपराध भाव या व्यग्रता पनप रही है, वह भी नाटक है। अगर आप अतीत या भविष्य द्वारा वर्तमान को धूमिल किए जाने दे रहे हैं, तो आप समय को, यानी मनोवैज्ञानिक समय को रच रहे होते हैं। यह भी वही सामग्री है जिससे कि नाटक की रचना की जाती है। ऐसा होने देने के द्वारा जब कभी भी आप वर्तमान पल का सम्मान नहीं कर रहे होते हैं, तब आप नाटक की रचना ही कर रहे होते हैं। आएंगे हैं वो आपस में मिल जाते हैं तो डेफिनेटली ड्रामा तो लाइफ में होगा ही होगा। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी गिल्ट ट्रिप पे जा रहे हो या आपके अंदर कोई व्यग्रता पनप रही है तो ये भी नाटक है। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो ये भी नाटक है। अगर आप अपने आप को विक्टिम मोड में बना रहे हो तो ये भी नाटक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी हो रहा है, अगर ये क्लियर नहीं दिख पा रहा आपको, तो साइकोलॉजिकल टाइम को आप रच रहे हो। ये भी एक इंग्रेडिएंट है जो आपके ड्रामा को प्रोड्यूस कर रही है। सो ऐसे होने से आप प्रेजेंट मोमेंट को रॉब कर रहे हो, इसमें आप नहीं रह पा रहे। आप कोई टाइप के नाटक में फंसे हुए जो नाटक आपको कहीं नहीं लेकर जाएगा। सो आप बीइंग्स तो डेफिनेटली बहुत दूर हो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं वो समझते हैं। अधिकतर लोग अपनी खास तरह की नाटक नौटंकी से बड़ा प्रेम करते हैं। उनकी कथा ही उनकी पहचान होती है। उनका अहम ही उनके जीवन को संचालित कर रहा होता है। अपने स्व का संपूर्ण भाव उन्होंने उसमें ही खपा दिया होता है। यहाँ तक कि किसी उत्तर, किसी समाधान या किसी सुधार के लिए की जाने वाली उनकी कोई भी तलाश, जो कि प्राय विफल ही रहती है, वह भी इसी नाटक का एक हिस्सा बन जाया करती है। जिस चीज से वे डरते हैं और जिस चीज का वे प्रतिरोध करते हैं, वही उनसे नाटक का उद्देश्य रहा करता है। जब तक वे अपना मन बने रहेंगे, तब तक जिस बात वे सबसे अधिक डरते रहेंगे और जिस बात का सबसे अधिक प्रतिरोध रहेंगे, वह है उनकी अपनी जागृति। वेरी, वह है उनकी अपनी जागृति, उनकी अपनी अवेकनिंग। सो 90% लोग, अधिकतर लोग को ड्रामा से बहुत प्रेम होता है। दे लव द लाइफ ड्रामा। ये उन्होंने अपने तादाद में तय कर लिया, अपनी आइडेंटिटी बना ली इस चीज को, और वो इसके साथ पसंद करते हैं। उनके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। कोई भी कितना भी मेहनत कर ले, दिमाग खपा ले, उनको नहीं समझ में आएगा। वो जो का त्यों वैसा के वैसा ही रहेगा। आप ऐसे फुल्ली कॉन्शियस पर्सन अगर कोई होगा तो आपको उसका आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आर्ग्यूमेंट करने का मतलब है कि हम माइंड गेम्स खेल रहे हैं, हम एक पोजीशन चाह रहे हैं, हम कुछ रेजिस्ट कर रहे हैं, और हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं किसी इंसान के प्रति जो कुछ बोल रहा है। इसका रिजल्ट क्या हो जाता है? पोलैरिटी, जिसकी हमने बहुत 2-3 दिन से हम बात कर रहे हैं। पोलैरिटी हो जाती है। दो ऑपोजिट्स भी कहीं ना कहीं एनर्जी प्ले में फंस जाते हैं। अब ये सारी जो चीजें हैं, ये कॉन्शियस ना होने की का रीजन है। कॉन्शियस का ऑपोजिट क्या हुआ है? अनकॉन्शियस। सो ये अनकॉन्शियस बिहेवियर का पैटर्न है, रिजल्ट है। अब ऐसे पोजीशन में जो आदमी रहेगा वो क्या करेगा? उसकी हीलिंग, वो ढूंढता रहेगा कि मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, लोग ऐसा डरा रहे हैं मुझे, या मेरा ऑपोजिशन कर रहे हैं।
उसकी हीलिंग नहीं हो पाएगी। वो जो उसका तलाश रहा है, जो उसको वो जवाब ही नहीं मिल पाएगा, और वो डरता रहेगा, डरता रहेगा, डरता रहेगा, और रेजिस्ट करता रहेगा कि ड्रामा खत्म हो जाए, लेकिन ड्रामा और अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डर से उत्पन्न हो रहा है। और सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम है, उसकी अपनी अवेकनिंग ही नहीं हो रही, उसने उसको स्टॉल कर दिया है। जब भी कभी हम वर्ड प्ले में घुसेंगे, पावर प्ले में घुसेंगे, ये जान लीजिएगा कि हम अपनी स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर खिसकते जा रहे हैं। इट शुड बी रिमाइंडर दैट कम बैक, जो भी हुआ कम बैक फॉर इट। लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं ईगो के बारे में जी। जो है को जब आप पूरी तरह स्वीकार करने की अवस्था में रहने लगते हैं, तब वह अवस्था ही आपके जीवन में नाटक नौटंकी का अवसान कर देती है। तब आपके साथ कोई वाद विवाद भी नहीं कर पाता है, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर ले। किसी पूरी तरह सजग व्यक्ति के साथ आप वाद विवाद या बहस भला कैसे कर सकते हैं? वाद विवाद करने के लिए पहले तो आवश्यक है कि अपने मन तथा मानसिक अवस्था के साथ खुद को तारतम्य किया जाए और साथ ही दूसरे व्यक्ति की स्थिति के प्रति प्रतिरोध व प्रतिक्रिया की जाए। नतीजा यह होता है कि आमने सामने वाले दोनों ही जन एक दूसरे से ऊर्जा व उग्रता प्राप्त कर लेते हैं। ये अचैतन्यता के ही तौर तरीके हैं। किसी तरह की प्रतिक्रियात्मक उग्रता के बिना भी और बचाव तथा आक्रामकता की कोई ढाल तलवार के बिना भी तो आप अपनी बात स्पष्टता तथा दृढ़ता के साथ रख सकते हैं। तब वह बात किसी नाटक में तब्दील नहीं होगी। जब आप पूरी तरह चैतन्य रहते हैं, तब आप द्वंद में पड़ना बंद कर देते हैं। अ कोर्स इन मिराकल्स का कथन है, जो कोई भी स्वस्थ रहता है, यानी स्वयं में स्थित रहता है, वे द्वंद करने की सोच ही नहीं सकता। यह बात न केवल किसी दूसरे के साथ द्वंद होने पर लागू होती है, बल्कि उससे भी अधिक मूल रूप से स्वयं अपने ही अंदर द्वंद होने पर भी लागू होती है। और इस तरह आपके अंदर का द्वंद, यानी मन की मांगों व चाहतों के और जो है के बीच चलने वाला द्वंद तब थम जाता है, समाप्त हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जब हम पूरी स्वीकृति की अवस्था में रहते हैं, अ कंडीशन ऑफ कंप्लीट एक्सेप्टेंस, बस तभी सारा ड्रामा पूर्ण विराम, खत्म, पॉज्ड, फिनिश्ड। कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता आपके साथ, कुछ को ट्राई कर ले तो भी नहीं, क्योंकि आप कंप्लीट कॉन्शियसनेस में हो। वो आर्ग्यूमेंट का ट्राई भी करेगा तो आप पलट के जवाब भी नहीं दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना, हमने पहले पैराग्राफ समझा था कि आर्ग्यूमेंट का मतलब है अपने माइंड को आगे चलाना, कॉन्शियसनेस के साथ नहीं। माइंड का काम क्या है? माइंड गेम्स खेलता है। कॉन्शियसनेस काम क्या है? अवेयरनेस रहती है, पीस रहता है। तो हमें समझना इंपॉर्टेंट है कि जब हमने एक पॉइंट क्लियरली बोल दिया, फर्म एकदम दृढ़ता के साथ बोल दिया, तो सामने वाले की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। सामने वाला ना डिफेंड करेगा ना अटैक करेगा, बिकॉज आपकी एनर्जी ट्रैवल करेगी और आप फुल्ली कॉन्शियस लेवल पे बोल रहे हो, तो आगे ड्रामा होने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। जब आप फुल्ली कॉन्शियस होते हैं तो आप कॉन्फ्लिक्ट से बहुत दूर चले जाते हैं, आप क्लियर हो जाते हैं, राइट? अब हमें समझना क्या है कि जो इंसान फुल्ली कॉन्शियस रहता है, वो इंसान कभी रॉन्ग डायरेक्शन नहीं जा सकता। आपका लव्ड वन भी सामने होगा, वो रॉन्ग कर रहा होगा, उसको बचाएंगे नहीं, आप बोलेंगे तुम रॉन्ग हो, चाहे समाज में ही बोलना पड़े, बिकॉज वो इंसान फुल्ली कॉन्शियस है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फुल्ली कॉन्शियस। एक बहुत सुंदर किताब है कोर्स इन मिरेकल्स, उसमें ये बहुत स्पष्टता के साथ बोला गया है कि नो वन हु इज एट वन विद हिमसेल्फ, कोई भी इंसान जो अपने साथ एक है, अद्वैत है, उस इंसान को कभी भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में वो नहीं आ सकता। वो सोच भी नहीं सकता कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है, बिकॉज उसको पता ही नहीं होता है। इसका मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो हम अपने अंदर खुद पैदा करते हैं,
ईगो को आगे बढ़ने देते हैं, और जब ईगो को आगे बढ़ने नहीं देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस। तब एक्सपेक्टेशंस भी कम हो जाएंगी, तब द्वंद्व होने भी बंद हो जाएंगे। दैट इज द ट्रूथ। सो ईगो के अगर सबसे आसान चीज कैसे कैसे देखेंगे कि आप ईगोइस्टिक हैं कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं कि नहीं, हस्बैंड वाइफ के बीच में, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में। क्या मतलब आप भी किसी के बच्चे हैं, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रही है, आपके बच्चे उनसे हो रही है, आपके पार्टनर से हो रही है, आपके कलीग से हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब ईगो। ईगो को ऊपर करने के लिए क्या होता है, द बेस्ट थिंग इज 3 गहरी लंबी सांस दो एंड पावर मांगो कि मैं कॉन्शियस लिविंग करूं, मैं कॉन्शियस लिविंग करूं। एनर्जीज आपके आसपास हैं, टैप करने की जरूरत है बस आपको। और आप जब कॉन्शियस लिविंग करेंगे आपको इतना आनंद आएगा उस लिविंग में कि ऑटोमेटिकली आप कोई भी पड़ाव जिस टाइप का आएगा उसको क्रॉस कर पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो है अगेन बहुत पावरफुल है। मैंने कहा था ये चैप्टर 9 इज वेरी 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 पावरफुल। इसको हम ढंग से कर लें तो हम बहुत आगे चले जाएंगे। इस चैप्टर का जो नाम है वो है इम्पर्मनेंस और लाइफ की साइकिल्स के ऊपर। आइए इसको पढ़ते हैं। रजनी जी, are you there with us? Yes. Yes, thank you. तथापि जब तक आप अपने शरीर में हैं और सामूहिक मानवीय मन से जुड़े हुए हैं, तक कभी कभी ही सही, लेकिन शारीरिक कष्ट होने की संभावना रहती ही है। इसको दुख या मानसिक भावनात्मक पीड़ा मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। जितनी भी दुख तकलीफ है वह सब अहम द्वारा रचित होती है और प्रतिरोध के कारण पैदा होती है। साथ ही जब तक आप इस शरीर में हैं, तब तक आप इसके आवागमन के चक्र के अधीन और सभी चीजों के अस्थायी होने के विधान के अधीन ही रहेंगे। लेकिन इसे आप बुरे के रूप में ना देखें, ऐसा बस है। अस्थाई हम जानते हैं प्रेजेंट, अस्थाई मतलब प्रेजेंट नहीं है। एक परमानेंट है, एक इम्परमानेंस है। अस्थायित्व और जीवन चक्र, इम्परमानेंस एंड साइकिल्स ऑफ लाइफ या लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। ये बात नोन है कि फिजिकल डायमेंशन जो सामूहिक मानवीय मन है, हम एक फिजिकल, आपको पता है बहुत सारे डायमेंशन है ह्यूमन बींग्स में। बहुत सारे रेल्म्स हैं। हम जिस डायमेंशन की बात कर रहे हैं वहां कलेक्टिव ह्यूमन साइकी, वहां फिजिकल पेन, शारीरिक कष्ट, इनके होने की संभावना है, थोड़ी बहुत फिर भी पॉसिबल है। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए इसको सफरिंग के साथ। क्यों नहीं कंफ्यूज करना चाहिए? बिकॉज और एक होता है मेंटल इमोशनल पेन, दोनों में फर्क है। हम थोड़ा आगे और समझाते हैं, इसको डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। जो सारी की सारी सफरिंग होती है वो ईगो क्रिएट करती है। क्यों क्रिएट करती है? रेजिस्ट करती है। क्या रेजिस्ट करती है? जो कुछ हो रहा है, घटित हो रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अरे ये मेरे तो मुताबिक नहीं हो रहा, ओहो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ईगो का, ईगो आपके सामने पल पल के बोल रही है, बढ़ बढ़ के बोल रही है। जब हम इस डायमेंशन में रहते हैं तो हम किसके लिए अधीन होते हैं? हम उसके लिए अधीन होते हैं जहां हमारा ये जो साइकिल चल रही है, नेचुरल साइकिल चल रही है, और लॉ ऑफ इम्परमानेंस के साथ हम जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन तब हमें जैसा भी है वैसा जो है दिखता है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोबारा पढ़िए इसमें क्या लिखा है, जिनको समझ में नहीं आया। एक मानसिक भावनात्मक पीड़ा होता है, मेंटल इमोशनल पीड़ा होती है। उसके साथ हमें किसको नहीं जोड़ना चाहिए? उसके साथ हमें फिजिकल बॉडी पेन को नहीं जोड़ना चाहिए। मन में तकलीफ अलग है, फिजिकल बॉडी में तकलीफ अलग है। फिजिकल बॉडी में तकलीफ कब आती है? जब मन से हम कुछ सोचते हैं,
इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कशन किया। अपने आप फिजिकल बॉडी को बीमार होने का मन नहीं करता। जब हमारे कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ एक्शंस होते हैं, वो बॉडी में मैनिफेस्ट करती है एज अ शारीरिक कष्ट, एज अ फिजिकल बॉडी पेन। कितनी भी दुख हो, कितने भी तकलीफ हो, ये हमारा ईगो ऑपरेट करता है। ईगो ऑपरेट करता है क्योंकि रेजिस्ट करता है। जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर हार्ट बर्न हो रहा है तो हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे, तो हमें जलन हो रही है, बिकॉज हम जल रहे हैं। हम अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, किसी और को नहीं कर पा रहे, तो बॉडी में मैनिफेस्ट हो जाएगा एज अ हार्ट बर्न, एज एसिडिटी। नाउ हमें समझने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें कि शरीर में जो कुछ भी आ रहा है, जा रहा है, वो सब क्यों हो रहा है? वो सब इसलिए हो रहा है बिकॉज लॉ ऑफ इम्परमानेंस है। चीजें आएंगी तो चीजें जाएंगी, परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। अब हमें, अगर हम कॉन्शियसनेस की दुनिया में रह रहे हैं, तो इसको बुरा की तरह नहीं देखें। अगर मुझे एसिडिटी हार्टबर्न है, अरे इसको एसिडिटी हार्टबर्न है, ये किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, नो नीड फॉर जजमेंट। जैसा है उसको वैसा ही देखें। अब मैं अगले 2 लाइन पढ़ लेती हूँ। जैसी चीजों के है पन को और होने देने से विरोधाभास खेल के नीचे रहने वाला गहरा आयाम आपके समक्ष एक चिरस्थायी प्रेजेंस की तरह, एक अपरिवर्तनशील गहन शांति की तरह, अच्छे बुरे से परे एक कारण हित रहित आनंद की तरह प्रकट होता है। यह बीइंग का आनंद होता है, ये ईश्वरीय शांति होती है। आप लोगों ने कभी, मैंने पहले भी वर्ड यूज किया, इजनेस वर्ड यूज किया है। आई एम इज, दिस इज लाइक दिस। सो इज के साथ हुआ द प्रोसेस ऑफ इज इजनेस, द बीइंग ऑफ इज, द पावर ऑफ नाउ इज इजनेस। इसका एक गहरा डीपर डायमेंशन होता है, जहां खेल होता है ऑपोजिट्स का। एक परमानेंट एक प्रेजेंस है और एक ना हिलने वाली डीप शांति का अनुभव है। और कुछ ना करने के साथ भी आपको बहुत सारा आनंद है, कारण रहित। कोई कोई इसमें रीजन नहीं है, एब्सोल्युटली अनकंडीशनल, अनकॉज्ड। बस एक फीलिंग ऑफ गुडनेस, अरे बहुत आनंद आ रहा है, क्यों आ रहा है पता ही नहीं, बस अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज द जॉय ऑफ बीइंग द पीस ऑफ गॉड। जब आप एंजॉय कर पाए बीइंग में रहना और बहुत हल्का अच्छा महसूस करें, दैट मीन्स आप चाहे उस पल भर के लिए ही आपने इजनेस को महसूस किया और लिव किया। और दैट इज समथिंग शाबाश देने की जरूरत है कि चलो मेरे 5 मिनट के लिए आई कुड लिव दैट ब्यूटीफुल लाइफ। आइए आगे पढ़ के और समझते हैं। 2 पैराग्राफ साथ में पढ़ लीजिए रजनी जी। ओके। नाम रूप के व मूर्त रूप के स्तर पर अलग अलग प्रतीत होते नाम रूपों का जन्म होता है व मृत्यु होती है, सृष्टि और विनष्टि होती है, विकास और विघटन होता है। यह हर तरफ देखा जा सकता है। किसी तारे या ग्रह के, पंच तत्व वाले इस शरीर के, पेड़ पौधे के, फूल के, देशों के उत्थान व पतन के, राजनैतिक प्रणाली के, सभ्यताओं के, सभी के जीवन चक्र में यही होता है। और व्यक्ति के जीवन में हानि व लाभ वाले अवश्यभावी चक्र में भी आते हैं। सफलता के चक्र आते हैं जब चीजें आपकी तरफ आती है, संपन्नता आती है, उन्नति होती है। और विफलता के चक्र भी आते हैं जब चीजें हाथ से निकल जाती है और आपको उन्हें जाने देना पड़ता है, ताकि उनकी जगह नई चीजें आ सके या रूपांतरण हो सके। इस मौके पर अगर आप प्रतिरोध करते हैं और जाती हुई चीज से चिपके रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप जीवन के प्रभाव के साथ चलने से इनकार कर रहे हैं। इससे आप दुखी ही होंगे। बहुत लेवल के नाम रूप के, मूर्ति रूप के स्तर है, लेवल्स हैं। कुछ जन्म से हैं, कुछ मरण से हैं, डेथ से हैं, बर्थ से हैं, सृष्टि की क्रिएशन से हैं, विनष्टि से हैं, मतलब क्रिएशन से हैं, डिस्ट्रक्शन से हैं, बर्थ से हैं, नेम से हैं, ग्रोथ से हैं, डिसल्यूशन से हैं। अलग अलग टाइप के दिखते हैं, लेकिन ये सब जगह आप देख पाते हैं। जैसे अगर हम तारों का,
प्लैनेट्स का, स्टार्स का देख लें, फिजिकल ह्यूमन बॉडी का देख लें, पेड़ का देख लें, पौधे का देख लें, पत्ते का देख लें, फ्ला का देख लें, कंट्रीज का देख लें, कभी कोई किसी मुकाम पे, कभी कहीं डॉलर का, करेंसी का देख लें, पॉलिटिकल सिस्टम्स का देख लें, सिविलाइजेशन का देख लें, हड़प्पा हो गई, इतनी सारी कल्चर्स हो गई, सब जगह जाने अनजाने में अवश्य भांति ये इनएविटेबल साइकिल्स ऑफ लॉस एंड गेन चली ही रहती हैं। इनको कोई भी नहीं रोक सकता। सिमिलरली सब के चक्र आते हैं, कभी सक्सेसफुल आते हैं तो कभी सक्सेसफुल आएंगे तो संपन्नता भी आएगी, प्रॉस्पेरिटी भी आएगा, उन्नति भी आएगी। विफलता आएगी तो फेलियर्स आएंगे तो जो कुछ था वो मिट्टी में भी मिल जाता है, नाम भी नीचे डूब जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। नया आता है तो पुराना उसके लिए जगह बनाता है। ये संसार का नियम है और तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर मेरे पास एक ग्लास में पानी है, जब तक मैं उस पानी को पीऊंगी नहीं, दूसरे ग्लास के दूसरे पानी को, कंटेनर के पानी को मेरे ग्लास में जगह कहाँ से मिलेगी? सो नई चीज लाने के लिए पुरानी चीज की जगह बनती ही है। अच्छा है तो भी बुरा होगा, बुरा है तो भी अच्छा होगा। ये दिस इज एक रूप है, एक नियम है। बुरा किस लेवल पे होगा वो डिपेंड करता है हमारी थॉट्स के ऊपर। बट अगर हम एक फेविकॉल के चेप की तरह चिपक जाएं कि अरे इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, तो क्या हो जाएगा? हम डेस्परेट हो जाएंगे, हम रेजिस्ट करने लग जाएंगे। और जब हम डेस्परेट हो जाते हैं, रेजिस्ट करने लग जाते हैं, तब ये जो एनर्जी फ्लो हमारे अंदर है ये चलना बंद हो जाता है। अब हम जाने वाली चीज है वो तो जाएगी ही, और हम तो एकदम थाम के बैठे कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, नहीं करूंगा, नहीं 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 ये नहीं जा सकता, तब हम बीमार पड़ जाते हैं। सो हमें इन चीजों को रेजिस्ट नहीं करना है क्योंकि ये इम्परमानेंट है। इसी को आगे पढ़ते हैं। यह सच नहीं है कि उठता क्रम अच्छा ही होता है और गिरता क्रम बुरा होता है। यह बात तो मन की धारणा मात्र है। अभिवृद्धि को आमतौर पर सकारात्मक माना जाता है, लेकिन कोई भी चीज हमेशा तो आगे बढ़ती नहीं रह सकती। अभिवृद्धि चाहे वे कोई सी भी हो, यदि लगातार होती रहे तो अंततः वे दैत्याकार हो जाएगी और विनाशकारी हो जाएगी। नई अभिवृद्धि होने के लिए पुरानी का विघटन आवश्यक है। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। ये सत्य नहीं है, ये ट्रूथ नहीं है कि ऊपर जब जाता है तभी अच्छा होता है, नीचे जब जाता है बुरा होता है। ये सिर्फ हमारे माइंड गेम्स है, हमारी जजमेंट है जो ऐसा बोलती है। ग्रोथ के साथ क्या चक्कर है, यूजुअली लोग सोचते ग्रोथ मतलब पॉजिटिव होना, लेकिन कुछ भी परमानेंट तो नहीं है, फॉरएवर तो नहीं चल सकता है। ग्रोथ किसी भी प्रकार की आएगी, कहीं ना कहीं तो बहुत भयानक बन जाएगी, बहुत बड़ी बन जाएगी, और तब उसको रोकना पड़ेगा। तब क्या जरूरत पड़ेगी? डिसोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। नया ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ नया उत्पन्न होगा। हम इसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। कोई भी चीज बहुत ज्यादा विशाल होगी, कोई ना कोई को रोकने के लिए आएगा। आज सपोज कोई बहुत ट्रिलियनर बन रहा है लाइफ में, एक और ट्रिलियनर पैदा हो जाएगा कि बॉस तुझसे भी मैं रईस हूं। सो दिस इज हाउ लाइफ इज। आध्यात्मिक ज्ञान में क्या होता है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अवनति वाले चक्र का होना अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक आयाम की ओर आकर्षित होने के लिए किसी न किसी स्तर पर आपका गहराई तक असफल होना या किसी गहरी हानि या पीड़ा का अनुभव करना आवश्यक है। या हो सकता है कि आपकी सफलता ही इतनी खोखली और निरर्थक हो जाए कि वह असफलता ही लगने लगे। हर सफलता में असफलता छिपी रहती है और हर असफलता में सफलता छिपी रहती है। इस संसार में यानी नाम रूप वाले स्तर पर हर कोई देर सवेर असफल होता ही है और हर उपलब्धि अंततः व्यर्थ व अर्थहीन हो जाया करती है। सभी मूर्त रूप अस्थायी होते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी जर्नी है
अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान लेना है तो 99%, अगर हम बहुत लकी हैं तो बात अलग है, 99% हमारी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए एक डाउनवर्ड साइकिल आएगी ही आएगी। या तो हम बहुत बुरी तरीके से फेलियर देखा होगा हमने, या कोई हमें बहुत बड़ी बीमारी हुई होगी, या हमने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जहां हमें बहुत गहरा सदमा लगा, हमारा कोई कुछ लॉस हुआ, कोई पेन हुआ, तभी हम स्पिरिचुअल डायमेंशन में आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल डायमेंशन में ऐसे न्योता देख के चले आते हैं, और आते हुए उनको कितना समझ में आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये चीज है कि क्या हो सकता है कि आपकी सफलता इतनी खोखली और निरर्थक हो जाए कि वो असफलता ही लगने लगे, कि आपको इतनी सक्सेस मिल रही है और अब आपको आनंद ही नहीं आ रहा, अब आपको खाली खोखलापन, एम्प्टीनेस लग रही है, मीनिंगलेस लग रही है। आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो कोई पर्पस ही नहीं, कोई मतलब नहीं, सिर्फ रुपए कमाए जा रहा हूँ और मुझे मजा ही नहीं आ रहा। ये भी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की निशानी है। जब आप अपनी लाइफ में इंटरेस्ट लेना बंद कर दें, आपको लगे इसके बियॉन्ड क्या, नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, तब आता है आपका रेडी होना स्पिरिचुअल साइकिल, स्पिरिचुअल लैडर में ऊपर चढ़ना। आप एक ये भी बोल सकते हैं किसी ना किसी फॉर्म पे सारे इंसान कभी ना कभी फेल होते ही हैं, आगे पीछे होंगे ही, और अल्टीमेटली उनको अचीवमेंट भी मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? बिकॉज सब कुछ इम्पर्मानेंट है, फेलियर भी इम्पर्मानेंट है, सक्सेस भी इम्पर्मानेंट है। सो इस बात को ध्यान रखते हुए ईगो को मत ध्यान दे, बिकॉज दैट टू हैज टू गो। आइए और आगे बढ़ रहे हैं। तब भी आप सक्रिय हो सकते हैं और नए मूर्त रूपों को रचने व प्रकट करने का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आपको उनके साथ तादात्म्य नहीं होना होगा। उन्हें अपने स्व का भाव देने की आपको आवश्यकता नहीं है। वह आपका जीवन नहीं है, वे आपके जीवन की केवल स्थितियां हैं। आपकी शारीरिक शक्ति भी चक्रों के अधीन रहती है। वे हमेशा ही पराकाष्ठा पर नहीं रह सकती। उसकी प्रबलता का भी समय आता है और दुर्बल होने का भी। ऐसा भी समय आता है कि जब आप बहुत सक्रिय और रचनात्मक रहते हैं, लेकिन ऐसा भी समय आता है जब सब कुछ ठहरा ठहरा सा हो जाता है। तब ऐसा लगता है जैसे आप कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं। कोई भी चक्र कितने भी समय के लिए ठहर सकता है, कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षों तक। कुछ चक्र लंबा चलते हैं और उन लंबे चक्रों में छोटे छोटे चक्र आते जाते रहते हैं। कई लोग उन चक्रों के विरुद्ध संघर्ष करने से पैदा हो जाते हैं, जो दुर्बल शक्ति वाले होते हैं, लेकिन वह आत्म उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ ना कुछ करते रहने की जबरन आदत और उपलब्धि जैसे कारकों से स्वाभिमान व आत्मसम्मान महसूस करने वाली प्रवृत्ति, यह वह भ्रांति है जो तब तक बनी रहती है जब तक कि आप अपने मन के साथ तादात्म्यता बनाए रखते हैं। यह प्रवृत्ति किसी भी निम्न चक्र को स्वीकार करना या उसे होने देना आपके लिए कठिन या असंभव ही बना देती है। इस प्रकार शारीरिक तंत्र की प्रज्ञा आत्मरक्षात्मक रूप में हावी हो जाती है और कोई ना कोई रोग रचती रहती है, ताकि आपको रोकने के लिए विवश कर सके, ताकि आवश्यक आत्मोन्नति हो सके। हमें बहुत ध्यान समझना है कि हम एक्टिव रह सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं, हम रच सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम इंजॉय कर सकते हैं मैनिफेस्ट करना, हम इंजॉय कर सकते हैं क्रिएट करना, नए फॉर्म्स, नई सर्कमस्टांसेस, नई चीजें, लेकिन हमको उनके साथ आइडेंटिफाई नहीं होना है, तादाद में नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारा सेल्फ का ध्यान नहीं दिलाए। ये हमारे जीवन की एक पार्ट है, जो आए हैं, हमने उनको एंजॉय किया है, बस उतना ही। ये एक सिचुएशन है, उतना ही। हमारी जो फिजिकल बॉडी है ये भी साइक्लिकल है,
हमारे चक्र जो हैं, हम सबके पास 7 चक्र होते हैं, आपको पता होगा। हमारी एनर्जी उनसे ट्रैवल करती है। आज अगर मैं लेटी हुई हूँ, टेढ़ी मेढ़ी बैठी हुई हूँ, मेरा इंटेलिजेंस का लेवल उतना मुझे समझ में नहीं आएगा जितना समझ में आएगा जब मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, बिकॉज मेरी एनर्जी ट्रैवल कर रही है, मेरी चक्र से शक्ति मिल रही है, मेरी किसको, माइंड को, बॉडी को और इंटेलेक्ट को फीड कर रही है। सो जब मेरे बॉडी स्ट्रेट होगा, मेरे माइंड और इंटेलेक्ट से मेरा सिस्टम ज्यादा करेक्ट होगा। नाउ ये कभी आपकी एनर्जी पीक पे पराकाष्ठा में हो सकती है एकदम, कभी नहीं, हमेशा तो नहीं ऊपर रहेगी, कभी डाउन कभी अप। हमेशा तो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहेगी, कभी डाउन कभी अप। जब जब सीधी रहेगी तो आपको प्रबलता मिलेगी, आपको ज्ञान मिलेगा, आप हाई एनर्जी जोन में जाएंगे। ऐसे होंगे तो आप लो एनर्जी जोन में जाएंगे। दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। पीरियड्स आएंगे जब आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, एनर्जी फ्लो कर रही है, मेडिटेशन कर लिया, आप बहुत क्रिएटिव है, आप बहुत एक्टिव है, फैंटास्टिक। लेकिन कभी ऐसा भी समय आएगा जब आप स्टैग्नेट हो जाएगा, ठहरा ठहरा सा समय हो जाएगा, तो अब मैं इस समय कुछ नहीं कर पा रहा। और ये कुछ घंटों तक हो सकता है, कुछ महीनों तक हो सकता है, कुछ सालों तक भी हो सकता है। बहुत लार्ज साइकिल्स भी आती है। आपने अगर देखा हो, कई ऑथर्स होते हैं, एकदम बेस्ट सेलर एक लिख देते हैं, फिर 10-12 साल तक इनकॉग्निटो गायब हो जाते हैं, फिर एकदम से एक बहुत बढ़िया बुक ले आते हैं। सो क्रिएटिविटी कभी हर समय ये नहीं रहेगा कि चरम सीमा पे रहेगी, कभी डाउन कभी अप। बीमारियां भी ऐसे ही क्रिएट होती हैं, कभी हम लो एनर्जी में अट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको फिर हाई एनर्जी आती है तो उनको रिजेनरेट करके बीमारी को खत्म कर लेते हैं, फिर बीमारी दोबारा आ जाती है। कई बार हमें एक कंपल्सिव बिहेवियर भी हो जाता है, हमें एक फीलिंग होती है कि मुझे हर समय कुछ ना कुछ करना है, कुछ करूंगा तो मैं अपने लिए वर्दी बनाऊंगा, मैं मेरी कुछ अचीवमेंट आएगी तो लोग बोलेंगे अरे इसे तो बहुत कुछ कर लेती है। ये भी एक भ्रम हो सकता है, हर समय चाहो करते रहो, कुछ करते रहो, कुछ करते रहो, कभी तो आराम से बैठो। कई बार इसके लिए भी मुश्किल हो जाता है हमें एक्सेप्ट करना लो साइकिल्स की, अरे मैं तो इतना एक्टिव इंसान हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, और फिर अब मैं तो क्या करूंगा। तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। इंटेलिजेंस, ध्यान सुनिएगा, इंटेलिजेंस एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो कभी कभी आपको टेक ओवर कर सकता है। आपको समझना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस अगर आपको टेक ओवर करता है, ऑल राइट, वो क्यों टेक ओवर कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे, शायद कोई बीमारी आने वाली हो, शायद कोई प्रॉब्लम आने वाली हो, वो आपको सिखा रहा है कि रिजेनरेशन हो सकता है। तो कभी अगर इंटेलिजेंस बोल रही है कि अभी रुक जाओ, तो रुक जाओ। फर्स्ट जो फीलिंग आती है ना, गट फीलिंग्स को बोलते हैं, जो पेट से उत्पन्न होती है, माइंड से होती है, उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। वो आपकी सुरक्षा कवच भी बन जाती है, आपको एक आत्मरक्षक रूप की तरह बनती है। सो आपको उस एनर्जी का भी ध्यान रखना चाहिए बहुत ज्यादा, बिकॉज ये बार बार आती रहती है। यूनिवर्स एनर्जी के बारे में भी ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति तमाम चीजों तथा परिस्थितियों के अस्थायित्व के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। बुद्ध ने इसे अपनी शिक्षाओं का केंद्र बनाया है। हर परिस्थिति बिल्कुल अस्थायी होती है और निरंतर प्रभाव व परिवर्तन में रहा करती है। या जैसा कि उन्होंने कहा है, आपके जीवन में आपके सामने आने वाली हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर दशा अस्थायित्व के स्वभाव वाली होती है। अवश्य ही वह बदलेगी, वह गायब हो जाएगी या आपको संतुष्ट करना बंद कर देगी। जीसस की शिक्षाओं का केंद्र भी अस्थायित्व रहा है। धरती पर अपने लिए धन दौलत का भंडार मत भरो, जंग और दीमक उसे चट कर जाएंगी और चोर सेंध लगाकर उसे लूट कर ले जाएंगे। सो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझना कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति, इसका मतलब क्या होता है, हम सब इस लाइफ में आए हैं एक सुपर पावर की वजह से, एक पावर है जो हमको चला रही है, उसकी एक साइक्लिकल नेचर है। युग आएंगे, प्रलय आएगी, सबकी एक नेचर बनी हुई है। ये जो नेचर है क्लोजली लिंक किससे होती है,
कुछ भी परमानेंट नहीं होता, यहाँ पर अस्थायित्व के साथ आती है चीजें, सिचुएशंस, इंसान, नथिंग इज परमानेंट। गौतम बुद्धा ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। उन्होंने अपनी जो शिक्षा दी थी, जो टीचिंग्स दिखाई थी, उसमें इसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस किया था और इसको बताया था कि सारी कंडीशंस स्टेबल हो सकती हैं अगर आप समझ जाओ कि ये अनस्टेबिलिटी नॉर्मल चीज है, कि दुनिया एक कांस्टेंट क्रक्स के साथ चली जा रही है, परिस्थितियां आ रही हैं, कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। आप इनके साथ जो इम्पर्मनेंस है उसको समझ जाओ तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये हर एक चीज की निशानी है, इम्पर्मनेंस। जीसस ने भी इसके बारे में हमको बताया था कि जो चीजें आएंगी तो चीजें जाएंगी, हमें इसको समझना है। धरती पर अपने लिए धन दौलत का भंडार मत भरो, जंग और दीमक उसे चट कर जाएगी और चार सेंध लगाकर उससे लूट के ले जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला? डू नॉट ले अप फॉर योरसेल्व्स treasures on earth where moth and rust consume and thieves break in and steal। हम लोग क्या करते रहते हैं? पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। एक आदमी एक टाइम पे अपनी लाइफ में कितना पैसा खर्च कर सकता है? हम सोचते हैं बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। किसने बोला है? बच्चे अपने हिसाब से कुछ और करेंगे। हम बस, हमारे अंदर ये नेचर है ना कि अन्नदाता, जैसे अनाज देता है, जैसे हम चीजें दाता है। नहीं, यही जो है ईगो कि मेरे बाप दादा इतने छोड़ के चले गए थे, यही हमको लेके मरता है। बीमारी आ जाएगी। लाइफ को एंजॉय तो करो। लोगों ने सोचा अध्यात्म कब करेंगे? जब जब बुढ़ापा आएगा तब अध्यात्म जाएंगे। अभी तो भाई कमाने का टाइम है, अभी तो भाई घूमने का टाइम है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी डायरेक्शन में आएंगे तो हम ज्यादा घूम पाएंगे, ज्यादा कमा पाएंगे, ज्यादा लाइफ लिव कर पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है ज्यादा स्पिरिटेड एनर्जी आना। आइए और आगे बढ़ें। जब तक आपका मन किसी भी स्थिति को अच्छी होने का निष्कर्ष निकालता रहता है, चाहे वे कोई संबंध हो, कोई संपत्ति अधिकार हो, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा हो, कोई पद हो, या आपका या भौतिक शरीर हो, रजनी जी, मेरा तब तक कनेक्शन मन खराब है खुद कि को, आपका खराब है? मुझे तो आ रही है आपकी आवाज। कुछ चैट बॉक्स में बताएं रजनी जी के पास ब्रेक हो रही है कि ठीक हो रही है? ऐसे आ रही है कुछ, रिकॉर्डिंग में भी ब्रेक होकर ही आएगी कुछ, मेरी तरफ से तो ब्रेक हो रही है। इज इट क्लियर और इज इट अनक्लियर? इट्स ओके, ऑलराइट। चलिए रजनी जी, प्लीज कंटिन्यू। जब तक आपका मन किसी भी स्थिति को अच्छी होने का निष्कर्ष निकालता रहता है, चाहे वह कोई संबंध हो, कोई संपत्ति अधिकार हो, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा हो, कोई पद हो, या आपका या भौतिक शरीर हो, तब तक मन खुद को उसके साथ जोड़ता रहता है और उसके साथ तादात्म्य करता रहता है। ऐसी स्थिति आपको खुश रखती है, खुद आपको वह अच्छा अच्छा होना महसूस कराती है, लेकिन और वह आपका या जो आप खुद को समझते हैं उसका एक हिस्सा बन जाती है। लेकिन जंग और दीमक द्वारा चट कर दिए जाने वाले इस आयाम में कुछ भी दीर्घ काल तक नहीं टिक पाता है। या तो वह खत्म हो जाता है, या परिवर्तित हो जाता है, या उसके धुब्र बदल जाते हैं। यानी वह स्थिति जो कि कल या पिछले वर्ष अच्छी कही जा रही थी, वह अचानक ही बुरी मानी जाने लगती है। जो स्थिति कभी आपको खुश किया करती थी, वही आपको दुखी करने लगती है। आज की समृद्धि आने वाले कल में खोखला उपभोक्तावाद लगने लगती है। शुभ विवाह और सुखद हनीमून दुखदाई तलाक या बिना तलाक के एक ही छत के नीचे कुढ़ता हुआ साथ बनकर रह जाते हैं। या कोई स्थिति गायब ही हो जाती है और उसका अभाव आपको दुख देने लगता है। जिस स्थिति के साथ मन आसक्त हो गया हो और जिसके साथ उसने खुद को तादात्म्य कर लिया हो, वह स्थिति अगर बदल जाती है या गायब हो जाती है, तो मन उस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता है। वह गायब हो चुकी स्थिति से ही चिपक जाता है और बदलाव का विरोध प्रतिरोध करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि आपके शरीर से कोई अंग काट कर अलग ही किया जा रहा हो। जब तक कि हमारा मन किसी भी स्थिति को
गुड बैड के ओपिनियन से बाहर नहीं निकलता, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे हमारे पास कोई मटेरियलिस्टिक चीज हो, कोई पोजेशन हो, या हमारे समाज में कोई प्रतिष्ठा का हमारा कोई रोल हो, या कोई जगह हो, या हमारी बॉडी के बारे में हो। जब माइंड अपने आप को अटैच करके रखता है और अपने आप उसके साथ आदत में करता है, आइडेंटिफाई करता है, तब तक हमारी कंडीशन वैसी की वैसी रहेगी। हमें क्या लगेगा? अच्छा लगेगा, हमें अपने लिए अच्छा लगेगा, चीजों के लिए अच्छा लगेगा, और हमें लगेगा कि तो मेरा पार्ट है यार, मैं ये हूँ। वो रोल मुझे मिला है 1 साल के लिए, बट मैं बोलता हूँ मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो मैं उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। लेकिन हमें समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी चीज इस डायमेंशन में परमानेंट नहीं रहती है, खत्म हो जाती है। आज वो रूल मेरे पास है, कल किसी और के पास जाएगा। कल जब पावर बदलेगी, तब क्या मुझ में उदारता है, समझदारी है कि समझू कि वो मेरा साल था यार, तब मैंने अपने हिसाब से किया, अब वो करेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ? इंटरफियर करता हूँ। मैं सोचता हूँ आई एम सुपीरियर, तुम भी सीनियर हूं मैं। क्या है ये? ईगो से अटैच्ड है। ये दिमाग नहीं समझ पा रहा कि चीज इम्पर्मानेंट है, ये चेंज आएगा ही आएगा। अब उसके लिए आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। आज प्रॉस्परस हैं तो आज आप खुश हो जाएंगे, कल आप डाउनफॉल भी आ सकती है। आपका अभी शुभ विवाह है, हैप्पी वेडिंग का मून चल रहा है, अभी आपका हनीमून है, कल वो अनहैप्पी डिवोर्स पे आ सकता है। कल आपकी आप साथ साथ में रह रहे हो लेकिन कुछ नहीं हो, वो एग्जिस्ट कर। कितने सारे दाम्पत्य जीवन में शुरू शुरू में वो हैप्पी हनीमून फेज खत्म होके बाद में हस्बैंड वाइफ एक ही कमरे में और बातचीत भी नहीं करते आपस में। क्यों? कभी तलाक की सिचुएशन में भी आ जाते हैं। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए, हर समय हैप्पीनेस नहीं रहती, कभी अनहैप्पीनेस भी आती है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, डजंट मैटर। लेकिन अब हम नहीं, हम पहले तो हैप्पी थे, अब तो अनहैप्पी, अब तो डिवोर्स कर लेना चाहिए। व्हाई? डिवोर्स कर लेना मतलब एक्सेप्ट नहीं करना कि उतार के चढ़ाव के उतार भी आया है। सो अगेन, एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीजें आती हैं जाती हैं, हम उससे अपने आप को ओवर अटैच कर लेते हैं, ओवर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब वो जाती हैं तब हमें बहुत धक्का लगता है, हम बहुत टूट से जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। हमें इसको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना चाहिए कि चीजें इम्पर्मानेंट हैं लाइफ में, आई हैं तो जाएंगी। ओवर लगाव, ओवर अटैचमेंट इज नॉट अ गुड आइडिया। ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि अमुक व्यक्ति को भारी हानि हो गई या उसकी प्रतिष्ठा जाती रही तो उसने आत्महत्या कर ली, या ऐसी ही सोच की पराकाष्ठा होती है। बाकी लोग जब किसी तरह की कोई बड़ी हानि हो जाती है तो बहुत गहराई तक दुखी रहने लगते हैं या खुद को बीमार कर लेते हैं। दरअसल वे अपने जीवन और जीवन स्थिति में अंतर नहीं कर पाते हैं। हाल ही में मैंने एक प्रसिद्ध अभिनेत्री के बारे में सुना जिसकी मृत्यु 80 से अधिक की उम्र हुई। चूंकि उसकी सुंदरता फीकी पड़ गई थी और वृद्धावस्था ने उसे अनाकर्षक बना दिया था, इसलिए वह बहुत दुखी रहने लगी थी और एकांतवासी हो गई थी। यानी उसने भी एक स्थिति के साथ अपने बाहरी रूप के साथ खुद को तारतम्य कर लिया था। पहले उसका बाहरी रूप उसे सुख देता था, उसके अहम की दृष्टि करता था, लेकिन फिर उस रूप का ना रहना उसके लिए दुखद हो गया। अगर वह खुद को अपने भीतर के निराकार और समय निरपेक्ष जीवन से जोड़ लेती तो वह शांत, रहने वाले और क्षुब्ध ना होने वाले अपने अंतकरण से उस फीके पड़ते अपने बाहरी रूप को दृष्टा की तरह, साक्षी की तरह देख पाती और उसे बस होने देती। इसके अलावा उसका बाहरी रूप भी उस आंतरिक आभा के कारण लगातार पारदर्शी सा होता जाता, जो कि उसके काल से प्रभावित ना होने वाले सच्चे स्वरूप से प्रस्फुटित होता। और इस तरह उसकी सुंदरता सचमुच फीकी नहीं पड़ती, वह बस आध्यात्मिक सुंदरता में बदल जाती। लेकिन किसी ने उसे नहीं बताया
कि ऐसा भी हो सकता है। ज्ञान का जो प्रकार सबसे अधिक आवश्यक है, अधिकतर लोग उससे अभी भी दूर ही हैं। सो अगेन, क्या पढ़ा और क्या समझा अभी हमने? लोग कई बार सुनते हैं किसी और के बारे में कि उसने कमाई सुसाइड कमिट कर लिया बिकॉज उसको रिकग्निशन नहीं मिली। इस लेडी के बारे में बात हमने सुनी कि एक्ट्रेस थी, बहुत सुंदर थी, अटैच थी अपनी लुक से, शी इज वेरी वेरी हैप्पी, और फिर जब वृद्धावस्था आई वो टॉलरेट नहीं कर पाई, लॉस ऑफ अ ब्यूटी, और उनकी डेथ हो गई। क्यों? इस दोनों सिचुएशंस में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया जो चेंज आया। हम सबको एक्सेप्ट करने के लिए ही ये सेशन बनाया गया है। अगर हम एक्सेप्ट कर लें जो कुछ हो रहा है, जैसे हो रहा है, विद लॉट ऑफ लव एंड ग्रेस, सो हम अपने साथ कनेक्ट कर पाएंगे, अपने आप से जुड़ा फील कर पाएंगे, अनहैप्पी नहीं रहेंगे। जब हम कनेक्ट कर लेते हैं चीजों से, तो क्या होता है हमारे साथ, हम एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, हमारे अंदर से एक शाइनिंग लाइट होती है जो आके लोग हमारे अंदर की लाइट को पहचान पाते हैं। इट डजंट मैटर दिखने में आप कैसे हैं, पर आपकी लाइट लोग को अट्रैक्ट करती है। सो आपकी जो आध्यात्मिकता, सुंदरता है, वो बाहर निकलेगी। आपके जो वचन है वो सुंदर है, मीनिंगफुल है, वो बाहर निकलेंगे। लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे, ना कि आपकी सुंदरता है जो कभी है कभी नहीं है। सो हमें स्पिरिचुअल ब्यूटी की तरफ बढ़ना है। इस ब्यूटी में भी हम आगे बढ़ेंगे, उतरेंगे, लेकिन हमें बढ़ते चले जाना है। डजंट मैटर कि मैं आज नीचे उतर, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाय मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए था, मैं तो इतना आगे चली गई थी। होगा, क्योंकि आप स्टैटिक हो गए थे स्पिरिचुअल एनर्जी में, तो आपको झटका देने के लिए, पुश करने के लिए वो शॉक दिया कि आपको लो लाए। सो हमें इनसे समझना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट की नॉलेज, ज्ञान से इम्पोर्टेंट का क्या है, आध्यात्मिक है, जो सबके लिए एक्सेसिबल, एक भाव से होना चाहिए। दिस इज द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ इम्पर्मनेंस, साइक्लिकल लाइफ, लाइफ की नेचर, लाइफ साइकिल के बारे में कल हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, जो बहुत ज्यादा डीप है, बहुत मीनिंगफुल है। आज इतना ही। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं रोज की तरह रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि साउंड ऑफ साइलेंस मैं प्ले करूंगी। सेशन बंद हो जाएगा, अगर कोई सवाल हैं तो आई विल बी आंसरिंग देम, नहीं तो 3 साउंड ऑफ साइलेंस के बाद हमारा अंदर जाने का पीरियड है। हमने जो पढ़ा उसको अगर आप लिख पाए तो लिख लीजिएगा। वैसे बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग क्या होती है? जो लोग नोट्स बना पाते हैं, नोट्स को आप रिवाइज कर पाते। स्कूल में होता था ना कि नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो। हम सिर्फ सुनते हैं तो कई बार ओवर ट्रांसमिशन हो जाता है, हमें सेशन सुनना पड़ता है, सेशन दोबारा सुन रहे तो घर में कुछ काम हो रहा है, दिमाग बढ़ जाता है। सो एनीवेज, टाइम टू गो फॉर साउंड ऑफ साइलेंस। सुनिए।